Hello aspirants, hope you all are doing well. Again, we are here with the second part of our topic Iran-Israel war, and in today's session we will discuss this topic in present scenario. What will be the impact of this war on the world and especially on India? And as you all know, at the end of session we will discuss most probable questions of this topic which can be important for UPSC prelims 2026. तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को. अच्छा, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड यूपीएससी सीएसई 2025 एग्ज़ाम, और जिनका नहीं हो पाया है तो उनको कोई ज़्यादा क्रांतिकारी बातें बताने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट ही हैं. बट अगर सीट्स ज़्यादा होती तो उनका भी हो जाता. तो आपको एट एनी कॉस्ट हिम्मत रखनी ही है, क्योंकि ये एग्ज़ाम इसी तरह का है. इसमें जो सक्सेस है वो पब्लिक अफेयर्स होता है, और जो आपका फेलियर जो होता है वो एक प्राइवेट फ्यूनरल होता है. तो अब जिनके अटैम्प्ट बचे हैं वो 2-3 दिन का रेस्ट ले सकते हैं, और फिर क्योंकि प्रीलिम्स बहुत तेज़ी से आ रहा है तो फिर आपको प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है. और जिनके अटैम्प्ट एग्जॉस्ट कर गए हैं वो फर्दर किसी फील्ड में जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ कभी रुकती नहीं है. तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. अगर इमीडिएट ट्रिगर की बात करें कॉन्फ्लिक्ट के, व्हाट वाज द इमीडिएट ट्रिगर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, तो हमने देखा कि फैब 27 को जो था एक सिग्नल मिला था ओमान के फाइनेंस मिनिस्टर बदर बिन हम्माद अल बुसैदी की तरफ से, क्योंकि वो एक मीडिएटर थे इसमें यूएस ईरान के डील में. उनका जो था उन्होंने एक सिग्नल दिया कि यूएस की और ईरान की जो डील है वो नियरिंग है. बट यहाँ पर कहीं ना कहीं इजराइल ने अपोज किया था. उसके अगले ही 24 आवर्स यानी कि विद इन 24 आवर्स जो है जॉइंट एयर स्ट्राइक्स देखने को मिले, जिसमें यूएस और इजराइल ने ईरान पर जॉइंट एयर स्ट्राइक्स किए, और जिसमें एक स्कूल पर भी मिसाइल अटैक हुए, जिसमें मोर देन 250 जो गर्ल्स थी, जो गर्ल्स स्टूडेंट थी, उनकी डेथ हुई ईरान के अंदर. एंड आफ्टर उसके बाद में जो स्ट्राइक्स हुए उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर्स जो थे आयतुल्ला अली ख़मैनी, उनकी भी डेथ हो गई. और इसको जो है इजरायली पीएम का किस तरह से देखना था, इसका क्या कहना था. इसने कहा कि ये जो है ये प्री एम्प्टिव एक्शन है. और अगर हम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना था, डोनाल्ड ट्रंप का कहना था ये एक रेजिम चेंज हिंट है. अब अगर हम जून वॉर को देखें, जो 12 डे वॉर था, हालांकि हमने इसको फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, लेकिन हम क्विकली इसको फिर देख लेते हैं, क्योंकि मासिव एयर कैंपेन किए गए थे जो जिसमें यूएस भी शामिल था और इजराइल भी. जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी यूएस ने भी पार्टिसिपेट किया था. और ट्रंप का क्या कहना था इसमें, ट्रंप का कहना था कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का उसको हमने ऑब्लिटरेट कर दिया है, और 12 डेज के बाद जो है हमें एक सीज़ फायर देखने को मिला. बट अगर जो है इसको ऑब्लिटरेट कर ही दिया था न्यूक्लियर प्रोग्राम को, तो क्वेश्चन अराइज करता व्हाई रिज्यूम वॉर इन न्यूक्लियर थ्रेट इफ़ न्यूक्लियर थ्रेट न्यूट्रलाइज की. जब न्यूक्लियर थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर ही दिया था तो फिर वॉर को रिज्यूम क्यों किया. हालांकि उसी दौरान जो है ईरान ने अपने को रीऑर्गेनाइज किया और फिर रिटेलिएट भी किया था. अब अगर न्यूक्लियर इशू वर्सेस जियो पॉलिटिकल राइवलरी की बात करें तो हम इसको भी क्विकली देख लेते हैं, क्योंकि हमने इसको डिटेल में तो अपने पास्ट वर्ड में ही डिस्कस किया था. तो 2015 की जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें ओबामा का लॉजिक था कि नॉन न्यूक्लियर ईरान होगा तो फिर एक कोल्ड पीस रहेगा. और इजराइल का क्या कंसर्न था इसको लेकर, इजराइल का कंसर्न था कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ईरान के पास में, या जो उसके प्रॉक्सी मिलिशिया हैं, या जो कन्वेंशनल स्ट्रेंथ है, ये ईरान के मेन कंसर्न है. क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट इज़ अबाउट रीजनल बैलेंस ऑफ पावर, नॉट जस्ट न्यूक्स, ना कि सिर्फ न्यूक्स के बारे में थी. अब अगर हम वेस्ट एशियन पावर ट्रांजिशन की बात करें, जो वेस्ट एशियन पावर ट्रांजिशन किस तरह से जो है पिछले कुछ वक्त में देखने को मिला है या रहा है, तो रीजनल चेंजेस किस तरह से रहे. इराक को वीक कर दिया गया, लिबिया डिस्टेबलाइज कर दिया,
सीरिया को जो है ऑलमोस्ट फ्रैक्चर कर दिया था, एंड हिजबुल्ला को वीक किया गया, एंड हमास को ऑलमोस्ट डिग्रेड कर दिया। अब एक लास्ट पोल बचता है ईरान। तो जो ईरान ही है वो एक लास्ट मेजर एंटी इजराइल पोल बचता है। अगर उसको किसी भी तरह से जो है डिग्रेड कर दिया या उसको जो है अनस्टेबलाइज कर दिया, तो फिर कहीं ना कहीं एक जो रेजिम चेंज होगा, वो रेजिम चेंज वुड क्रिएट यूएस बैक्ड इजरायली सेंट्रलिटी इन वेस्ट एशिया। यानी कि जो अगर ईरान को किसी भी तरह से अगर मान लीजिए डाउन कर दिया, तो फिर एक यूएस बैक्ड इजरायली सेंट्रलिटी वेस्ट एशिया में देखने को मिल सकती है। अब इस वॉर में स्ट्रेटजी क्या अपनाई गई है, और डीकैपिटेशन वॉरफेयर क्या होता। तो जो डीकैपिटेशन वॉरफेयर होता है, इंस्टेड ऑफ इन्वेजन, यानी कि बिना आक्रमण किए, यानी कि बिना इन्वेजन किए टारगेट करना है टॉप लीडरशिप को, डिस्ट्रॉय करना कमांड स्ट्रक्चर को, और ट्रिगर करना है इंटरनल अपराइजिंग को। इसी को जो है डीकैपिटेशन स्ट्राइक कहा जाता है वेस्ट एशियन जियो पॉलिटिक्स में। और अब हम Feb 26 को देखते हैं, तो खामेनी को किल किया गया, बट रेजिम सर्वाइव्स। खामेनी को तो किल कर दिया गया, बट रेजिम तो अभी भी सर्वाइव कर रही है। और ये क्या शो करता है, ये किस तरह का लेसन जो है लर्न कराता है सबको। तो ये लेसन देता है कि लीडरशिप रिमूवल जो है वो इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स के बराबर नहीं होती है। यानी कि अगर आपने लीडरशिप किसी कंट्री की रिमूव कर दी, तो दैट डजंट मीन कि आपने जो है इंस्टीट्यूशन को कोलैप्स कर दिया। जैसा कि अभी हमें प्रेजेंटली देखने को मिला कि सुप्रीम लीडर जो हैं ईरान के आयतुल्ला अली खमेनी की, उनकी डेथ तो हुई, बट ईरान अभी भी स्ट्रांगली स्टैंड करता है। अब ईरान की काउंटर स्ट्रेटजी की अगर बात करें, ईरान की क्या काउंटर स्ट्रेटजी रही इसमें, तो ईरान ने बहुत सॉलिडली रिस्पॉन्स किया है, मासिव स्ट्राइक्स किए इसराइल पर, अटैक्स किए ऑन यूएस बेसिस पर गल्फ़ के अंदर। हालांकि ईरान का कहना था कि अभी तो उसने सिर्फ वार्म अप किया है, अभी तो फतेह जैसे एंड खुर्रमसार जैसी मिसाइलें बची हैं। तो अब इतना वेपन्स है ईरान के पास में कि अभी वो इसको वार्म अप बता रहा है, अभी तो बड़ी बड़ी मिसाइलें बची हैं। तो यहाँ पर अटैक्स किए, ड्रोन स्ट्राइक्स किए नियर सिप्रस एंड यूएई में, एंड क्लोज कर दिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। और ये स्ट्रेटजी क्या अपनाई ईरान ने, ईरान की जो स्ट्रेटजी है वो डिनाई कर दिया स्विफ्ट विक्ट्री को, रीजनलाइज कर दिया वॉर को, एंड जो इकोनॉमिक कॉस्ट है उसको रेज कर दिया। अब एनर्जी सिक्योरिटी एंड ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें हम, कि एनर्जी सिक्योरिटी एंड ग्लोबल इकोनॉमी पर जो है किस तरह का इम्पैक्ट इसका रहेगा। तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ये एक की चौक पॉइंट है, और अराउंड 20 to 30% जो ग्लोबल ऑयल का जो है यहाँ से ही फ्लो होता है। यानी कि जो टोटल ऑयल फ्लो होता है वर्ल्ड में, उसका जो 20 to 30% है, वो ऑयल जो फ्लो होता है वो इसी चौक पॉइंट से होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। और इसके क्लोज होने से जो है किस तरह का इम्पैक्ट अभी देखने को मिल रहा है कि ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर गए हैं, इन्फ्लेशन शॉक हो गया है, सप्लाई चेन एंड डिसरप्शन जो है अभी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि शिप जो हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत सारे शिप जो हैं स्टैंड किए हुए हैं, अभी वो वहाँ से नहीं आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी भी खतरा है वहाँ पर कि किसी भी तरह का कोई मिसाइल अटैक होता है, इसलिए वहाँ पे स्टैंड कर गए शिप बहुत सारे। और ग्लोबल इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट्स भी इसका अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। अब इंडियाज़ एनर्जी वल्नरेबिलिटी की बात करें कि इंडिया के लिए जो है किस तरह की वल्नरेबिलिटी है, तो इंडिया जो है ऑलमोस्ट 85% जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहता है, जिसका मेजर इंपोर्ट जो है वो इन गल्फ़ स्टेट से ही आता है। यानी कि इसका भी मेजर इंपोर्ट जो है वो गल्फ़ स्टेट से ही आता है, और जो गल्फ़ स्टेट से जो मेजर पार्ट आता है उसका भी मेजर पार्ट जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अगर किसी भी तरह का स्टेट ऑफ हॉर्मुज में डिसरप्शन होता है तो ये फिस्कल एंड इन्फ्लेशन स्टेट बढ़ाएगा इंडिया का। और इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे,
तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर प्रेशर बढ़ेगा, रुपी डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, जैसा कि अभी हल्का सा इतने से ही इम्पैक्ट से जो है रुपी ऑलमोस्ट अराउंड 92 के लगभग पहुंच गया है कि $1 की कीमत जो है वो लगभग 92 हो गई है। फ्यूल सब्सिडी बर्डन इंक्रीज होगा एंड ये डायरेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस देखने मिलेंगे इंडिया के लिए इसके। अब अगर इंडियन सिक्योरिटी एंड डायस्पोरा कंसर्न्स की बात करें तो इंडिया की जो 8+ मिलियन यानी कि मोर अराउंड 1 करोड़ मान लीजिए, अराउंड 1 करोड़ जो है, अराउंड 1 करोड़ इंडियंस जो हैं वो गल्फ़ में रहते हैं और रिमिटेंसेस आता जो वहाँ से है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल होता है। रिमिटेंसेस क्या होता है? जो वहाँ पर काम करते हैं इंडियंस और वो जो रिटर्न पैसा भेजते हैं इंडिया में, उसी को रिमिटेंस कहा जाता है। तो अगर हम इसको देखें तो जो भी टोटल रिमिटेंस आता है इंडिया का, ऑलमोस्ट 40% जो रिमिटेंसेस हैं वो गल्फ से ही आते हैं। और अगर हम उसको पैसों में तो देखें ये बैठता है ऑलमोस्ट 50 बिलियन डॉलर के अराउंड बैठता है। तो इतना रिमिटेंसेस जो है वो लगभग गल्फ से ही आता है। और इवैक्यूएशन भी रिस्क होगा इंडिया के लिए, जैसे कि पास्ट गल्फ क्राइसिस में देखने को मिला। मैरी टाइम सिक्योरिटी इन अरबियन सी में मैरी टाइम सिक्योरिटी भी जो है एक इशू है, क्योंकि अब वहाँ पर जो है सी स्टैंड कर गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, और उनके आने पर जो है किसी भी तरह का कोई भी अटैक हो सकता है। तो वो एक मैरी टाइम सिक्योरिटी भी है अरबियन सी में। और अगर वॉर प्रोलॉन्ग्ड होता है तो नेवल एंड शिपिंग चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि अभी इंडियन ओशियन में जो था ईरान का जो वॉरशिप था डायना, उस पर जो था अटैक किया था यूएस ने। तो ये सब सिक्योरिटी कंसर्न्स भी काफ़ी बड़े स्केल पर अभी देखने को मिल रहे हैं। अगर इंडियाज स्ट्रेटेजिक एंड बैलेंसिंग की बात करें कि इंडिया की क्या स्ट्रेटेजिक है बैलेंसिंग में, तो अगर इंडियाज़ रिलेशंस की शिप की बात करें तो इसराइल के साथ जो है वो डिफेंस कोऑपरेशन है, मिसाइल सिस्टम्स एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग है इसराइल के साथ में। और अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस के साथ जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन है। हालांकि अब और अगर ईरान की बात करें तो ईरान के साथ जो है वो एनर्जी इंपोर्ट्स है, जो कि हिस्टोरिकल है कि इंडिया जो है ईरान से मतलब हिस्टोरिकली ऑयल हो या क्या में एनर्जी हो वो इंपोर्ट करता है, और ईरान जो है सस्ते में भी प्रोवाइड करता था। कनेक्टिविटी वाया चवार पोर्ट, यानी कि चवार पोर्ट की कनेक्टिविटी है, क्योंकि चवार पोर्ट ईरान में है, इंडिया के लिए एक जो है ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है सेंट्रल एशिया तक जाने का, बाईपासिंग दी पाकिस्तान। और अगर हम इंडिया की इंटरनेशनल एक तरह से फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो अभी रिसेंटली जैसा कि इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि ऑयल की जो है, अगर इंडिया में ही देखें तो अभी इंडिया के पास जो स्टोरेज बचा है वो ऑलमोस्ट 50 दिन का स्टोरेज बचा है ऑयल का, जिसमें से क्रूड ऑयल का 25 डेज़ का है एंड डीजल एंड पेट्रोल का भी 25 डेज़ का। और इस पर जो है यूएस ने कहा है कि इंडिया से, अब ये किस तरह की फॉरेन पॉलिसी है ये तो गवर्नमेंट ही जाना है कि यूएस क्यों कह रहा है कि हमें जो है रशिया से ऑयल ख़रीदना चाहिए। अरे ये तो हमारी मर्ज़ी है, हम कहने से ख़रीदेंगे, आप कौन होते हो ये कहने वाले कि हमें रशिया से ऑयल ख़रीदना चाहिए। तो ये तो इंडिया को देखना होगा कि उसकी अभी करंट किस तरह की फॉरेन पॉलिसी है कि यूएस इस लेवल पर इंटरवीन कर रहा है कि वो ये कह रहा है कि इंडिया को रशिया से ऑयल ख़रीद लेना चाहिए। स्ट्रेटेजिक अगर असेसमेंट करें इस वॉर का हम, तो पावर गैप ज़रूर है क्योंकि यूएस इजराइल का अलायंस है और एक तरफ ईरान है, लेकिन ईरान के पास जो है एक कन्वेंशनल स्ट्रेंथ है। और ये विक्ट्री जो है वो विक्ट्री डिपेंड्स करती है, किस पर डिपेंड्स करती है विक्ट्री डिपेंड्स करती है क्लियर ऑब्जेक्टिव पर, जो कि दिख नहीं रहा है किसी को भी कि यहाँ पर किसी का क्लियर ऑब्जेक्टिव क्या है। ना तो इसराइल का कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव है और ना ही यूएस का कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव दिख रहा है। अचीवेबिलिटी पर अचीव क्या होने वाला है, सिवाय डेथ के कुछ भी अचीव नहीं होने वाला है, डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ भी अचीव होने वाला नहीं है। पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी तो दूर दूर तक नहीं है। तो विक्ट्री जो डिपेंड्स करती है वो इन चीज़ों पर डिपेंड करती है जो कि इस वॉर में देखने को नहीं मिल रही है।
और ईरान की डॉक्ट्रिन क्या है? ईरान की डॉक्ट्रिन है प्रिवेंट करना है डिसीजिव विक्ट्री को। हालांकि ये महापुरुष थे हेनरी किसिंगर, ये भी एक ज़माना पहले जो है यूएस के स्टेट सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो ये इनका कहना था द गोरिल्ला विंस इफ ही डज नॉट लूज। तो यहाँ पर जो गोरिल्ला है वो ईरान ही है। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली फाइट कर रहा है, क्योंकि उसको जीतना नहीं है, हारेगा वो है नहीं। तो एंड ऑफ द डे ईरान ही जीतेगा। अब अगर हम लोकेशन की बात करें तो इसको लोकेट कर लेते हैं कि कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान के साथ में। तो ये रहा ईरान। अब अगर लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज हम पहले देखते हैं तो पाकिस्तान शेयर करता है, अफ़गानिस्तान करता है, तुर्कमेनिस्तान भी करता है, इधर अज़रबैजान है एंड आर्मेनिया है, ये दोनों भी करते हैं, इधर टर्की हो गया एंड इराक। तो ये कंट्रीज़ हैं जो ईरान के साथ में लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। और अगर हम वाटर बॉडीज़ देखें तो नॉर्थ में जो है हमें कैस्पियन सी देखने को मिलता है इसके, ईरान के। और अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में पर्शियन गल्फ जो है कनेक्ट करता है इसको एंड गल्फ ऑफ ओमान कनेक्ट करता है। और ये जो रीजन है यही स्टेट ऑफ हॉर्मूज का रीजन है जिसको अभी ईरान ने क्लोज कर दिया है। एंड देन फिर हमें देखने को मिलता है अरबियन सी। तो ये वाटर बॉडीज़ हैं, यानी कि 3 वाटर बॉडीज़ हैं जो कि ईरान से कनेक्ट होती हैं, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। और इनको देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नॉर्थ में पर्शियन गल्फ पड़ता है, देन स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, फिर उसके बाद में गल्फ ऑफ ओमान है, और सबसे ज़्यादा साउथ में जो पड़ता है वो अंडमान सी पड़ता है। तो ये लोकेशन है इसकी ईरान की। अब हम अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, जो पॉसिबिलिटी है कि वो हेल्पफुल रहें यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिक्स द टर्म डीकैपिटेशन स्ट्राइक रेफर्स टू। यानी कि जो टर्म डीकैपिटेशन स्ट्राइक है वो किसको रेफेक्ट करता है वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स में? तो हमने जैसे कि डिस्कस किया था, क्या ये डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी था? नहीं। टारगेटिंग द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप ऑफ ए स्टेट, यस दिस, ये ऑप्शन करेक्ट है कि इसमें डीकैपिटेशन वॉर या स्ट्राइक में क्या होता था कि टॉप लीडरशिप को जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप हो या फिर मिलिट्री कमांड हो, उसको टारगेट करना होता, उसी को डीकैपिटेशन स्ट्राइक कहा जाता। तो फिर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ वाटर बॉडीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन वेस्ट एशिया। यानी कि वेस्ट एशिया के अंदर नॉर्थ टू साउथ कौन सी वाटर बॉडीज, जिनका किन का सीक्वेंस जो है करेक्ट है नॉर्थ टू साउथ वेस्ट एशिया के अंदर वाटर बॉडीज़ का? तो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए। अब अगर हम इसकी बात करें कि जो नॉर्थ टू साउथ अगर हम देखें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, सबसे ज़्यादा जो नॉर्थ में रहेगा वो पर्शियन गल्फ है। फिर ये वाला पार्ट जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। एंड देन गल्फ ऑफ ओमान आएगा ये रीजन। एंड देन अरबियन सी, फिर अरबियन सी आ जाएगा। तो ये पैटर्न है कि पहले पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है नॉर्थ टू साउथ, और गल्फ ऑफ ओमान एंड अरबियन सी। तो पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, गल्फ ऑफ ओमान एंड अरबियन सी। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है। और अगर हम अदर ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर अगर बी ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें अरबियन सी दिया गया पहले, गल्फ ऑफ ओमान। तो अरबियन सी तो सबसे नीचे है, सबसे साउथ में है, तो नॉर्थ टू साउथ पूछा है, तो ये बी ऑप्शन तो गलत ही है। रेड सी बोला है तो मेडिटेरियन सी ऊपर है, रेड सी नीचे है, तो ये ऑप्शन भी गलत ही है। फिर अरबियन सी एंड रेड सी बोला तो रेड सी ऊपर है और अरबियन सी नीचे है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है, पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, गल्फ ऑफ ओमान एंड
अरबियन सी। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर लैंड बॉर्डर विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान? यानी कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ में लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं? तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था अपने टॉपिक में कि जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान के साथ में, तो ये जैसे कि पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान है, फिर अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान है, ये कैस्पियन सी है, ये तो ये कैस्पियन सी है, तो कैस्पियन सी तो वाटर बॉडीज हो गई। यहाँ पर आएगा एज़रबैजान, तो मैं ए जेड से लिख देता हूँ, यहाँ पर ए बना दिया मैंने, ये आर्मेनिया हो गया, ये एज़रबैजान हो गया, एंड दिस वन इज़ टर्की, ये तुर्की हो जाएगा, और दिस वन इज़ इराक। तो ये कंट्रीज़ हैं जो कि लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान के, यानी कि रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ में। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंट्रीज़ हो गए। तो यहाँ पर इराक दिया, टर्की दिया, एज़रबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यानी कि सातों के सातों कंट्री जो हैं वो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान के साथ में। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन गुड लक एंड कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन।